Dear aspirants, you are watching Upscale Academia for the preparation of lectures, zoology and biology for PPSC. And today the discussion will be on Orange Bands chapter number 26 entitled Some Major Ecosystems, concept 3, that is, what is eutrophication and how do excessive nutrients in water bodies affect the aquatic ecosystem? Eutrophication. In Greek, eutrophication means well nourished. But eutrophication in the sense of water science, it's more like an overnourished water body. ग्रीक वर्ड है यूट्रोफिकेशन और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है वेल नरिश्ड, लेकिन वाटर साइंस में जब यह वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि ओवर नरिश्ड है, यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादती की वजह से उस वाटर बॉडी में कुछ होगा। क्या होगा वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यूट्रोफिकेशन अकर्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फर्स्ट, फार्मर्स अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं वो सॉइल में फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें कि फर्ज करें कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स अप्लाई हुए हैं जो कि फार्मर्स ने किए। देन एक्सेस न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड इनटू द वाटर। फिर जहाँ पे कोई बारिश वगैरह हो गई तो बारिश के पानी के साथ वो फर्टिलाइजर्स मिल के इस तरह रन ऑफ होके पानी में आ गए। ठीक हो गया। द न्यूट्रिएंट्स में कम फ्रॉम बोथ पॉइंट सोर्सेज एज वेल एज नॉन पॉइंट सोर्सेज। ये जो अभी मैंने जिक्र किया ना कि फर्टिलाइजर्स जो है वो खेतों से ऐसे बारिश के पानी के साथ मिलके आ जाएंगे, तो ये कहलाता है नॉन पॉइंट सोर्स। और अगर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पानी में एंटर हो रहा है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पानी जो है वो वाटर बॉडी में एंटर हो रहा है और उस पानी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट सोर्स। तो इसका मतलब है 2 तरह से वाटर बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो सकते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स से और पॉइंट सोर्स से। एल्गल ब्लूम, फिर अब ये जो फर्टिलाइजर्स पानी में आ गई ये क्या करेंगी? The fertilizer rich in the nitrate and phosphate sparks the overgrowth of the algae like the blue-green algae इन वाटर बॉडीज। इस वाटर बॉडी के अंदर वो एल्गी की ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे न्यूट्रिएंट्स जो कि उन फर्टिलाइजर्स में मौजूद थे। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स थे? आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रेट्स वगैरह और फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस एक्सेसिव ग्रोथ इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और इस एक्सेसिव ग्रोथ को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। These producers like the blue-green algae form the algal blooms on the surface of the lake or any water body। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर में दिखाया ये तो पानी है ना इस वाटर बॉडी का। ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है, ये जो है ये एक्सेसिव ग्रोथ हुई है ब्लू ग्रीन एल्गी की और ये कहलाते हैं एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स। अब ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये आपको किस किस तरह से नजर आ सकते हैं? एल्गल ब्लूम्स कैन लुक लाइक अ फोम और स्कम। स्कम का मतलब होता है जैसे झाग सी होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए कि वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी में ऊपर आपको ये ग्रीन कलर सी झागनुमा चीज़ नज़र आ रही होगी। तो या फिर मैट्स या फिर पेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इस तरह ये आपको यूट्रोफिकेशन के नतीजे में बनने वाले एल्गल ब्लूम्स दिख सकते हैं, जो कि असल में क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि एक्सेसिव ग्रोथ की हुई होती है ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन द वाटर। और वो न्यूट्रिएंट्स वाटर में कहाँ से आए हैं? पॉइंट सोर्सेज से भी आ सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वगैरह, और नॉन पॉइंट सोर्सेज से भी आ सकते हैं जैसे कि रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह। तो उसके बाद फिर क्या होगा? अब यहाँ पे एल्गल ब्लूम जो है उसमें जो वर्ड एल्गल है ये किसको डिनोट कर रहा है? एल्गी को।
ठीक हो गया। और जो टर्म है एल्जी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एल्गा मीनिंग सी वीड आर एल्जी। और जो ब्लूम है उसका मतलब होता है टू फ्लावर आर टू फ्लरिश। ठीक है, तो सीधा सीधा एल्गल ब्लूम का क्या मतलब हो गया कि एल्जी जो है वो फ्लावर कर रही है, फ्लरिश कर रही है, बहुत ज्यादा उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। अब आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ तो बहुत फायदा हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी अगर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी तादाद में। तो इसके साथ साथ फिर नुकसान भी तो होंगे ना, फोटोसिंथेसिस तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन नुकसान भी होंगे। क्या नुकसान होंगे कि सबसे पहले तो ये जो ग्रीन कलर की तय ऊपर बनी हुई है स्कम की सूरत में, मैट की सूरत में, पेंट की सूरत में, ये ब्लॉक कर देगी सनलाइट को, नीचे पानी तक नहीं पहुंचने देगी। So the scum blocks the penetration of light in the lake. Thus the plants cannot get sunlight. तो फिर क्या होगा? As a result the plants die. The scum of the algae also utilizes oxygen. तो क्या होता है कि वाटर becomes oxygen depleted. तो ये दो नुकसान साथ में हो गए। पहले नंबर पे तो ये जो ऊपर स्कम बनी हुई है, मैट बना हुआ है, पेंट बना हुआ है, इसने नीचे सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देना प्लांट्स तक, तो जो प्लांट्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरे नंबर पे ये खुद भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं तो पानी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? डेड जोन्स। डेड जोन्स में क्या होता है कि ये जो नीचे हमने अभी जिक्र किया था कि प्लांट्स वगैरह मरना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि नीचे सनलाइट नहीं पहुंच रही, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते सनलाइट के बगैर, तो वो मर जाएंगे। तो उनको डिकम्पोज भी तो करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, डिकम्पोजर्स। सो बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड प्लांट बॉडीज एंड दीज बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। और वो जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट्स की बॉडीज को डिकम्पोज तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो खुद भी तो ऑक्सीजन यूज करेंगे ना, तो ऑक्सीजन तो पहले ही कम हो रखी है तो और ज्यादा कम हो जाएगी। दस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द लेक इज फर्दर रिड्यूस्ड, देयरफॉर द फिश, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स लार्वी डाई। पहले तो प्लांट्स मरे थे, अब नीचे जो फिश वगैरह होंगे, मोलस्क्स वगैरह होंगे या लार्वी वगैरह होंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के, वो भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि और ज्यादा हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा हो गई है, और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बैक्टीरिया और डिकम्पोजर्स जो है वो यूटिलाइज करना स्टार्ट हो गए हैं टू डिकम्पोज द डेड प्लांट्स। तो दीज डिकेइंग बॉडीज फर्दर इंक्रीज द बैक्टीरियल ग्रोथ। फिर ये जो अभी अभी फिशेस वगैरह, स्नेल्स वगैरह और लार्वी वगैरह मरे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो और ज्यादा डिकम्पोजर्स को बढ़ावा देंगे। ठीक है, so it further depletes the oxygen, so finally the water that is completely depleted of oxygen becomes a dead zone। ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन कंप्लीटली डिप्लीट हो चुकी है वो डेड जोन का वाटर कहलाएगा एंड कैन नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ। Dead zones are more concentrated where we have industrialization, where we have industrialized nations, especially the industrial farming practices that contain nitrogen and phosphate or animal waste। खास तौर पे वो वाली इंडस्ट्रीज जिनसे निकलने वाले वेस्ट वाटर में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ज्यादा होते हैं, वहां पे जो इर्द गिर्द की वाटर बॉडीज होती हैं वो यूट्रोफिकेशन के अमल से ज्यादा गुजरती हैं, वहां पे डेड जोन्स ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको ग्लोब के ऊपर दिखाऊं तो यहां पे देखिए कि ये पूरे ग्लोब के ऊपर आपको ये जो रेड रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सारी वो वाली वाटर बॉडीज हैं जहां पे डेड जोन्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। जाहिर बात है कि ये वो वाली वाटर बॉडीज होंगी जहां पे एग्रीकल्चरल रन ऑफ से जो है वाटर आता है अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेके, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को लेके, या फिर इर्द गिर्द जो है वो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं जहां से निकलने वाला पानी इन वाटर बॉडीज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से इन वाटर बॉडीज में एक्सेसिव ग्रोथ होती है एल्गी की, और अगले सारे काम फिर आपको पता है कि डेड जोन तक बात पहुंच जाती है। तो ये अराउंड द ग्लोब डेड जोन्स को देखें कि रेड स्पॉट्स के जरिए दिखाया है।
सर्टेन बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग ऑफ गैसेस, तो ये भी नुकसान है कि जहां पे भी वाटर बॉडी के अंदर यूट्रोफिकेशन हुई होगी वहां पे आपको स्मेल भी आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्मेल पैदा करते हैं। और सच लेक इज फुल ऑफ लाइफ एंड न्यूट्रिएंट, ऐसी लेक जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइफ भी उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टिल ये लेक जो है ये उस तरह से नहीं है जिस तरह के एक नॉर्मल लेक होती है जिसमें तमाम तरह की लाइफ थ्राइव कर रही होती है। यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक तरह की लाइफ थ्राइव कर रही है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ही जो है वो थ्राइव करते जा रहे हैं और बाकी सारी लाइफ जो है वो बेचारी मर रही है नीचे, उस तक लाइट नहीं पहुँच रही और वो मज़ीद डिकम्पोज हो के जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एल्गल ब्लूम्स आल्सो अकर इन द मैरीन एनवायरनमेंट्स, ये तो हमने बात की ना फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की, मैरीन एनवायरनमेंट्स के अंदर भी एल्गल ब्लूम्स आपको मिल जाएंगे। और मैरीन वाटर्स में आपको पता है कि समंदर का पानी आ जाता है, समंदर में जो बड़ा समंदर है उसको हम बहर कहते हैं यानी कि ओशन, और जो छोटा समंदर है उसको हम बहीरा कहते हैं जैसे कि सी, जैसे कि अरेबियन सी। और इनमें क्या क्या होता है फिर आपको पता है, डायाटॉम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं और अदर टाइप्स ऑफ एल्गी होते हैं जो कि मैरीन वाटर्स के अंदर एल्गल ब्लूम्स बना सकते हैं। फिर आपने ये भी याद रखना है कि एल्गल ब्लूम्स आर नॉट ऑलवेज ग्रीन, ये तो जो इनका कलर है वो डिपेंड करता है कि जो एल्गी है उसकी टाइप क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सारे एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, एल्गी जो है उनके मुख्तलिफ कलर्स हो सकते हैं और उसी हिसाब से फिर एल्गल ब्लूम का भी कलर होगा। सो द कलर ऑफ एल्गल ब्लूम विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स ऑन द एल्गी। Algae can exhibit a range of colors including green, brown, red, blue depending on the pigments they contain. The predominant pigments responsible for these colors are chlorophyll यानी कि green, phycocyanin यानी कि blue, phycoerythrin यानी कि red and fucoxanthin यानी कि brown। इसका मतलब है जो एल्गल ब्लूम है उसका कलर डिपेंड करेगा कि जो एल्गी है वो कौन सी एल्गी है जो कि एक्सेसिव ग्रोथ कर रही है, वो रेड है या ग्रीन है या ब्लू है, उसी हिसाब से फिर एल्गल ब्लूम का जो है वो कलर होगा। The color of an algal bloom is influenced by the combination of pigments present in the predominant algal species. In some cases, the water may appear as a mix of colors depending on the composition of the algal community. बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको एक मिक्स से कलर्स नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि उसमें हर कलर की एल्गी जो है वो अपनी अपनी एक्सेसिव ग्रोथ कर रही होती है। तो ये तो एक प्रॉब्लम होगी यूट्रोफिकेशन की। फिर एक और भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ द लेक्स। उसमें क्या होता है कि द लेक्स विद द लो पीएच आर कॉल्ड एसिडिफाइड लेक्स। आपको पता है कि 7 से नीचे जो पीएच होती है वो लो होती है, एसिडिक होती है। द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स में क्या आता है, कोयला, तेल, गैस वगैरह, जिनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें और दूसरी गैसें पैदा होती हैं, ये हवा में चली जाती हैं, वहाँ से बारिश के पानी के साथ मिलकर ये दोबारा नीचे आती हैं और हमारी लेक्स को ये एसिडिक बनाती हैं। और इसके बारे में आपने पढ़ा था, एसिड रेन इसको बोलते हैं। ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स विद स्टैंड द लो पीएच ऑफ द एसिडिफाइड लेक्स, दस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डाई। तो उससे भी क्या होगा, आपको पता है कि एसिडिफाइड लेक्स में भी जब ऑर्गेनिजम्स डाई करेंगे और डिकम्पोज होंगे तो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो उन एसिडिफाइड लेक्स के अंदर भी यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे ना एल्गी को ग्रो करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूट्रोफिकेशन के किस तरह वाटर बॉडीज़ जो हैं वो ओवर नरिश्ड वाटर बॉडीज़ बन जाती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं पॉइंट सोर्सेज से या नॉन पॉइंट सोर्सेज से, और किस तरह फिर उनमें जो है वो एल्गी एक्सेसिवली ग्रो करके उस वाटर बॉडी को नुकसान पहुँचाती है। थैंक यू।